अब जो ये नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आरबीआई वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने की व्यवस्था से जुड़ा। तो आरबीआई जो है उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको हरित यानी कि इको फ्रेंडली बनाने के लिए वो एक नेटवर्क के साथ में जुड़ा है। उस नेटवर्क का नाम है सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम्स, यानी कि NGFS। ये इसका सिस्टम है, इसके साथ में ये जुड़ा है। अब देखिए ये जो सिस्टम है इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत जो है 2017 के अंदर पेरिस के अंदर एक वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। वहाँ पर जो है इस प्रकार का नेटवर्क बनाने की जो है घोषणा की गई थी। और उसके अंदर जो है जितने भी जो सेंट्रल बैंक्स है, मतलब जिन देशों के भी सेंट्रल बैंक्स को ख्वाहिश थी कि हम इसमें जुड़ जाएं, ठीक है, तो उनमें कई लोग उसमें शामिल हुए और उसमें आरबीआई भी एक था, एक सदस्य के रूप में जो है आरबीआई इसके अंदर सम्मिलित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी में हालांकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन तो देखा नहीं गया है कि वो किसी रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन यूपीएससी का ये फेवरेट सेक्टर है जहाँ पर वो रिपोर्ट से संबंधित सवाल पूछते हैं। अब जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि जो है आईएएस नहीं बनते हैं मैगजीन पढ़ के, अब देखिए करंट अफेयर्स जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, मैंने बताया होम्योपैथी की तरह है, जहाँ से मतलब अगर आपने ले भी ली तो कोई दिक्कत नहीं है आपको उस दवाई से, तो उसी प्रकार से है। देखिए अब संयुक्त राष्ट्र जो है यानी कि यूएन जो है उसने एक रिपोर्ट जारी करता है यूएन, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं प्रीलिम्स के लिए तो आपको जो प्रमुख संस्थान है जैसे कि आपका यूएन है, आईएमएफ है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स है उसके ऊपर जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, उसके ऊपर सवाल आया था 2015 में सीधा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, तो सवाल आया, आपको लिखना था, संस्था का नाम पता है तो पता है, फैक्चुअल क्वेश्चन था एकदम। और वो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करंट अफेयर्स में बहुत ईजिली मिल जाती है, बस ये है कि हम उसका संज्ञान कितना लेते हैं, हम ध्यान कितना देते हैं, बस यही है। और ध्यान कैसे दे पाएंगे, जब हम पुराने पेपर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2022 में भारत की वृद्धि दर जो है इसने कहा है कि 10.1% जो है वो हो जाएगी। ये संयुक्त राष्ट्र का भारत की इकोनॉमी को लेकर के अनुमान है। जनवरी में इसी संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी लगभग 5.9% की दर से बढ़ेगी, यानी कि इस बार इसने दुगना कर दिया अपना अनुमान। हालांकि ये कोई नहीं पूछेगा कि अनुमान कितना रहा, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को निकाला गया है। उसके अलावा चीन की रिपोर्ट, चीन के लिए क्या कहा क्या नहीं कहा ये छोड़ दीजिए, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, काट दीजिए सीधा सीधा। फिर है अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है शहद परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना का जो है शुभारंभ किया गया है, यानी कि हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इसका शुभारंभ जो है विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे इसके दिवस पर किया गया है। ये जो वर्ल्ड बी डे है ये कब मनाया जाता है, तो ये 20 मई को जो है वो मनाया जाता है। देखिए शहद के ऊपर जो है जो सरकार है, शहद मेकिंग जो है जिसको हनी मेकिंग अपन कहते हैं, अच्छा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रांति भी है, रेवोल्यूशन भी, जैसे अपन हरित क्रांति पढ़ते हैं, श्वेत क्रांति पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसके उत्पादन के लिए एक क्रांति है जिसको हम कहते हैं स्वीट रेवोल्यूशन यानी कि मीठी क्रांति। ठीक है, ताकि इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो देखिए ये जो विश्व मधुमक्खी दिवस है ये 20 मई को आता है और इसके लिए इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और क्वालिटी हनी का प्रोडक्शन करने के लिए जो हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसका जो है शुभारंभ किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, इसकी लेबोरेटरी बनी है पूसा, दिल्ली में। अब ये पूसा एक जगह का नाम है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूसा एक जगह है जो कि दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पर जो IARI है यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसको कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो इसका इसी को दूसरा नाम है पूसा। ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है पूसा नाम की जगह पर, इसीलिए इसको ये कहा गया है। तो यहाँ पर जो है इस लेबोरेटरी का शुभारंभ किया गया है। अब देखिए जो बी कीपिंग है यानी कि मधुमक्खी पालन है, ये जो हमारे किसान लोग हैं उनकी आय को दुगना करने की दिशा में भी एक कार्यक्रम है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जितनी ज़्यादा हम विविधता लेकर के आएंगे, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें जितनी ज़्यादा आप विविधतापूर्ण जो जॉब्स हैं वो उपलब्ध कराएंगे, उतना ही ज़्यादा जो है किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। तो उसी आय को बढ़ोतरी करने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम ये भी है कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ठीक है, तो इस उद्देश्य से हमको इसको भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमको जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ना है या फिर हमको मान लीजिए कहीं ऐसे लिखने को आ जाए तब हमको जो है इसके ऊपर पता होना चाहिए।
अब देखिए राष्ट्रीय मधुमक्खी व शहद मिशन जो है, जिसको हम बोलते हैं NBHM यानी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसमें समग्र संवर्धन और वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन यानी कि साइंटिफिकली आप मधुमक्खी का पालन कर रहे हो, उसके विकास के लिए व मीठी क्रांति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 300 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही जो ये आपका प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान में केंद्र सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपये भी जो है आवंटित किए गए, यानी कि एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जो है वो अपरिवर्तित रखा है। हम जो है कई बार देख चुके हैं कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो होती है वो क्या होती है। तो इसमें जो मेन इन्होंने चीज़ें दे रखी है उनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, यानी कंसेप्ट देख लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। हालांकि मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं इसलिए एक बार फिर बता देते हैं। देखिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा एक होता है MSF, एक होता है आपका बैंक रेट। ये सारी चीज़ें जो होती है ये आरबीआई की पॉलिसी रेट्स कहलाती हैं। ठीक है, पॉलिसी रेट्स कहलाती हैं, नीतिगत दरें कहलाती है। इन नीतिगत दरों के माध्यम से जो बाज़ार में लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को क्या कहते हैं, तरलता को बनाए रखने के लिए आरबीआई पॉलिसी जो आरबीआई जो कदम उठाती है वो इन्हीं के सहायता से उठाती है। ठीक है, जिससे कि आपके इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति या डिफ्लेशन जो होता है उसको कंट्रोल में किया जा सके। ठीक है, तो अब देखिए आरबीआई ने जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। तो सबसे पहली चीज़ रेपो रेट क्या होती है, तो रेपो रेट वह दर होती है जिसके माध्यम से जो भी कमर्शियल बैंक्स है, यानी कि सार्वजनिक ये जो बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, ये जो है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई से लोन लेते हैं। और उनको लोन क्यों चाहिए, जैसे उनकी मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो किससे बोरोइंग करेंगे, आरबीआई से। और क्या गिरवी रखेंगे आरबीआई के पास में, सिक्योरिटीज़, खुद की जो सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स होते हैं उनको गिरवी रख करके जो है वो आरबीआई से लोन ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से ब्याज पर पैसा लेकर के आते हैं, तो 10% कहता है कि मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो 110 रुपये लूँगा तुमसे बाद में, तो वो 10% क्या हो गया, इसका जो है वो ब्याज हो गया, ब्याज दर हो गई। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाता है कि अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक से जो है लोन लेता है, लोन नहीं कह सकते इसको ऐसे कहेंगे कि मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास में ज़्यादा अगर लिक्विडिटी होती है, ज़्यादा तरलता होती है, तो उस तरलता को लेने के लिए, वापस मार्केट से लेने के लिए तो है रिवर्स रेपो रेट यानी कि ब्याज के आधार पर, एक ब्याज दर के आधार पर आरबीआई जो है उस पैसे को यानी लिक्विडिटी को ले लेता है वापस उनसे, तो इसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब देखिए अभी जो है पहली है जो द्विमासिक यानी कि बाई मंथली मौद्रिक नीति जो है, ये हर 2 महीने में मौद्रिक नीति आती है। तो जो अभी आई है उसके अंदर रेपो रेट को अपरिवर्तित यानी 4% रखा है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा गया है। अब ये रेट्स जो है वो किसको याद रखनी चाहिए, जो बैंक की तैयारी करते हो उनको ये रेट्स पता होनी चाहिए। बाकी अपने यूपीएससी आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर कोई भी ये रेट्स जो है वो नहीं पूछता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो देखिए मध्य प्रदेश में मिला है देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार। तो अभी भी हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो हीरे का भंडार है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंदर ही है। वहाँ पर कुल जो है 22 लाख कैरेट के हीरे के भंडार हैं, जिसमें 13 लाख कैरेट हीरा जो है वो निकाला जा चुका है। अभी वहाँ पर दोबारा से जो है वहाँ की एक जगह है जिसका नाम है बकसवाहा जंगल, ठीक है, छतरपुर जिला है वहाँ के बकसवाहा जंगल के अंदर जो है ये जो है डायमंड की माइंस जो है वो पता लगाई गई है। लेकिन देखिए यहाँ पर पर्यावरण संकट देखिए, अच्छा एक चीज़ हमेशा है, जब भी आपको विकास करना होता है तो विकास में जो है पर्यावरण को क्षति हमेशा पहुंचती ही है। चाहे आप नर्मदा डैम आपने बनाया हो, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था मेधा पाटकर जी के द्वारा, तो उसमें क्या था कि नदी के आसपास के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनकी आजीविका पे भारी संकट था। तो उसी तरीके से जब भी आप विकास करते हैं तो कोई ना कोई परेशानी आती है पर्यावरण की। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि लिखा है कि किंतु इनको निकालने के लिए 382.13 हेक्टेयर के जंगल यानी कि लगभग देखिए 2,15,875 पेड़ जो है वो काटने पड़ेंगे। अभी तो सरकारी आंकड़ा पता नहीं कितने पेड़ वहाँ पर होंगे जिनको काटना पड़ेगा, तो ये संकट है इसका। अब देखिए इस स्थान का सर्वे जो है वो 20 साल पहले बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत जो है वो शुरू हुआ था। अब कोई MPPCS की अगर तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उसको याद रखना ये चीज़। हमारे लिए सिर्फ जनरल हमको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरा जो है वो कहाँ पर मिलता है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मिलता है। अच्छा हीरे की कटिंग के लिए सूरत फेमस है, लेकिन जो हीरे की खाने हैं वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
अब नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो है वो बढ़कर के 8.58% जो है 8.58% यानी लगभग 9% जो है वो बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट दी है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देश में जो है 28 मार्च को समाप्त सप्ताह में इतनी थी 6.65 थी, लेकिन अब जो है ये बढ़कर के कितनी हो गई है 8.58% जो है वो बढ़ गई है। इसलिए हमें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए और जितनी भी वैकेंसीज आती है उनको जल्दी से जल्दी कर्व कर लेना चाहिए, ताकि जो है पता नहीं बेरोज़गारी तो और बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2021। अब ये रिपोर्ट हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर क्या कहा गया है थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। बाकी जो है यूपीएससी में भी इस प्रकार की जो प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा होती है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। जैसे कि एक प्रथम रिपोर्ट आती है जो कि एजुकेशन को लेकर के एकमात्र रिपोर्ट है भारत के अंदर, ठीक है। तो वो किसी एनजीओ के द्वारा लाई जाती है, प्रथम एक एनजीओ है उसके द्वारा लाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी जो अदर है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ देखते हैं ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट। तो ये एक लाइफस्टाइल के बेसिस पर रिपोर्ट है और इसको स्विट्जरलैंड का जो एक मैनेजमेंट ग्रुप है जिसका नाम है जूलियस बेयर, उसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। उसमें ये लाइफस्टाइल बताते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की, ठीक है, जो प्राइवेट जेट से चलते हैं खुद के, ऐसे लोगों की जो है लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि जो हमारा एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी एशियन पैसिफिक जो हमारा रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, यहाँ पर दुनिया के 3 सबसे महंगे शहर हैं। कौन कौन से हैं? तो अपना भारत में किसी का नाम नहीं है, देखिए शंघाई है चाइना के अंदर, टोक्यो है जापान में और हांगकांग भी है चाइना में। और भारत की आर्थिक राजधानी बॉम्बे जो है यानी मुंबई जो है उसको 22वें स्थान पर इन्होंने रखा है। अब ये रैंकिंग आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है हमने ऐसी चीज़ों का कि भाई हमारे अगर लाइफस्टाइल वगैरह की अगर अपन चीज़ें देखें तो हमारा जो मुंबई शहर है उसको 22वें स्थान पर यहाँ पर रखा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट एक स्कीम के बारे में जिसको कहा जाता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021 से 2022। इसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया है, यानी इसका दूसरा चरण है। इस बार जो ये चरण है इसका, ये जो है 6 चरणों में जारी रहेगा। यानी कि ये जो गोल्ड बॉन्ड्स है, गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं देखिए, एक तो होता है गोल्ड हम जो है एक फिजिकल फॉर्म में खरीद करके लाते हैं और उसको घर पे रख लेते हैं, लेकिन उसका हमको कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी हम 40,000 का 10 ग्राम लेकर के आए, ठीक है, अब उसकी वैल्यू घर पे पड़ी पड़ी तो बढ़ नहीं रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका बॉन्ड खरीद लेते हैं तो बॉन्ड के ऊपर हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट जो है वो फिक्स इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए दोनों में ही फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए अभी हमने 40K में ख़रीदा, गोल्ड के दाम मान लीजिए कि बढ़ गए 60K हो गए, तो हम उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन वो वही लोग सेल करते हैं जिनको कि गोल्ड में ट्रेडिंग करनी होती है। आम आदमी उसमें ट्रेडिंग नहीं करता है। सोने से तो फिर इमोशंस भी जो जुड़ जाते हैं ना, तो आम आदमी तो नहीं करता है। लेकिन जो निवेशक होते हैं, जिसको इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो गोल्ड खरीदता है, ये उसके लिए स्कीम है कि जब जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ये सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। यानी कि आप जो है गोल्ड आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको जो है एक बॉन्ड लिख के दिया जा रहा है कि आपने इतने रुपए का सोना खरीदा है, इतना ग्राम सोना आपने खरीदा है, वो कागज़ पे लिख दिया उन्होंने। अब जो है एक समय आने पर जब आप उसको बेचेंगे, जैसे कि 5 साल बाद में आप इसको बेच सकते हैं, 5 ईयर बाद में आप इसको बेच सकते हैं, तो आपको जो है इस पूरे की सेलिंग भी कर सकते हैं और जो आपको इंटरेस्ट है, वो ब्याज है, वो भी आपको इसके ऊपर मिलता रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस स्कीम की जो पहली ट्रेंच है 17 मई 2021 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुली है, जिसके लिए केंद्रीय बैंक ने यानी सेंट्रल बैंक आरबीआई ने जो भाव रखा है वो कितना भाव है? 4,777 रुपये प्रति ग्राम, यानी कि 1 ग्राम का भाव आपके इतने रुपए का है, 4,500 रुपये के लगभग है। निवेशक को कम से कम 1 ग्राम सोने के लिए निवेश तो करना होगा, यानी कि 1 ग्राम से कम का आप नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति, ठीक है, ये कितना जो है खरीद सकता है? तो जो है अधिकतम 4 किलो जो है मूल्य का आप जो है गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट समझते हैं हम, जहाँ पर जो है किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है, तो अगर ट्रस्ट को किसी को खरीदना होगा तो उसकी अधिकतम सीमा होगी 20 किलोग्राम। बॉन्ड की जो अवधि होती है, पूरा ड्यूरेशन होता है, वो होता है 8 ईयर्स का। और इसमें जो है 5th ईयर के अंदर जो है अगली ब्याज भुगतान तिथियों पर निकास का विकल्प जो है वो उपलब्ध होगा। 5वें वर्ष बाद में जो है उसको आप डेबिट कर सकते हैं। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, इसके बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए। सरकार ने जो है एक तरीके से इन्वेस्टर्स जो हैं उनको एक अलग ही माध्यम दिया है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट है
अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें लिखा है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल की मंजूरी जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत जो है वो दी गई है। तो हमें यहाँ पर ये जो ऊपर वाली योजना है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जो है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर है कि आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत जो है इतने बजट आवंटन के तहत एक मिनट जो यहाँ पर देखिए इसको PLI योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है क्षेत्र आधारित अक्षमताओं को दूर करके बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण और दक्षता को सुनिश्चित करते हुए भारत में विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो घरेलू विनिर्माण क्षेत्र है यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारे भारत में क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र जो है ना वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो ये जो घरेलू विनिर्माण क्षेत्र है इसको बढ़ावा देने के लिए जो PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जो है इसको लागू किया गया था। इसमें ये क्या करेंगे कि जब जो प्रोडक्शन है जो कि सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ में होता है, यानी उभरते हुए जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि हमारे यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, ये काफ़ी जो है उभरती हुई इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन इनको जो है सबसे पहले एक इंसेंटिव दिया जाना ज़रूरी होता है क्योंकि इनके पास में जो है मनी का अभाव है, पैसे का यानी कि वित्त का या फाइनेंस का अभाव है। तो उस फाइनेंस को जो है सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है ताकि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सके। दूसरा जो है जो प्रोडक्शन हो जाता है, जो सामान बन जाता है, उसका एक्सपोर्ट बेस जो है यानी कि निर्यात आधार जो है उसको भी बढ़ाने की इसमें कोशिश की जाती है ताकि जो है ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमाया जा सके। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम क्या होती है इसका थोड़ा आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो ये इनपुट आउटपुट जो होता है उसके आधार पर जो है ये बेस्ड होती है। तो ये था आज हमारा इसके अंदर देखिए मैंने ये 2-3 आर्टिकल्स जो है वो काम के नहीं थे इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आप ये मत सोचिएगा कि बताया नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा इनको, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है। अब हम नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे और फिर हमारा जो है प्रादेशिक परिदृश्य आएगा। तो अगर मेरे को लगेगा कि प्रादेशिक परिदृश्य पहले करवा देना चाहिए तो हम राजस्थान रिलेटेड न्यूज़ जो है उसको पहले कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपका लगभग 2-3 वीडियोस के अंदर ये पूरी मैगज़ीन जो है वो कवर हो जाएगी। तो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा, पेशेंस के साथ में पढ़ाई करिएगा, अपने दिमाग की जो हमारी ऊर्जा है उसको एक जगह पे संकेंद्रित करके यानी फोकस करके तैयारी पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब जो है SI का एग्ज़ाम भी नज़दीक है और RPSC के द्वारा जो है RS प्रीलिम्स की विज्ञप्ति भी जल्दी ही वो लोग जो है निकालेंगे। तो अब जो है सीरियस मोड में आने का समय आ चुका है, तो हम सब मिलकर के इसको करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।